नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। अब वक्त हो गया है उस शो का जो पब्लिक का शो है, यानी घंटी बजाओ। घंटी बजाओ में हम हर उस मुद्दे को तवज्जो देते हैं जिससे हमारी और आपकी जिंदगी प्रभावित होती है। अगर कोई सिस्टम का सताया है या सरकारी मशीनरी की हीला हवाली की वजह से उसका काम अटका पड़ा है, तो हमारा प्रयास होता है आपकी आवाज को मंच देकर हर उस जगह तक पहुंचाएं जहां से आपको न्याय मिल सके। अभी पूरे देश में होली की धूम है, फिजाओं में रंग गुलाल है और लोग एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाने में जुट गए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप बहुत बीमार हो सकते हैं। दरअसल होली के मौके पर मिठाई की बढ़ती खपत को देखकर मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं। कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, जगह जगह से नकली मावे की खेप बरामद हो रही है। तो आज घंटी बजाओ में हम आपको इस मिलावट से आगाह करने जा रहे हैं ताकि आपकी होली उल्लास और उमंग वाली हो। हमारी ग्राउंड जीरो से खास पड़ताल देखिए। उस सिस्टम और सरकारी मशीनरी के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाएं जो हर साल त्योहार के मौके पर सक्रिय हो जाने वाले मिलावट के सौदागरों पर नकेल नहीं कस पाती। होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल कयो रे मंगे जड़ सहा। होलिया में उड़े रे गुलाल कयो रे मंगे तर से। होली का त्योहार यानी हर तरफ खुशियों के रंग, गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिलने का त्योहार। दिल से दिल मिलाने का मौका। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बन जाता है मुनाफा कमाने का मौका। त्योहारों का मौसम आते ही मिलावट का जहर फैलाने वाले सक्रिय हो जाते हैं। होली में खास तौर पर गुजिया बनाने की परंपरा है जिसके लिए मावा या खोया की जरूरत होती है। बाकी कई मिठाइयों में भी मावे का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस वक्त मावे की मांग बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं। खाद्य विभाग की टीम ने शहर की 50 से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में संदिग्ध मावा जब्त किया गया। कई जगहों पर सिंथेटिक मावा बन रहा था जिसे नष्ट कर दिया गया। मिठाइयों के 52 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। होली के अवसर पर आप जो भी खाद्य सामग्री खरीदी तो उसकी एक प्रथम दृष्टया स्वयं जांच कर लें, देख लें कहीं उसमें रंग तो ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है, एल्युमिनियम फॉइल की जगह कोई और फॉइल तो नहीं यूज हो रहा है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के मकसद से कई जगहों पर प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में 3 दिनों में 31 जगहों पर छापेमारी की गई। मिठाइयों और उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान के 33 सैंपल सील किए गए। शक है इनमें मिलावट की गई है। प्रशासन को भी पता है कि होली के मौके पर बाजार में मिलावटी मिठाइयों की सप्लाई की जा चुकी है। पीलीभीत में जांच के दौरान शहर की कई दुकानों पर ऐसी मिठाई मिली जो खाने लायक नहीं थी। खाद्य विभाग की टीम अब तक करीब 30 दुकानों पर कई किलो मिठाई नष्ट करवा चुकी है, लेकिन पता नहीं उसके पहले उसमें से कितनी मिठाई लोगों के घरों तक पहुंच चुकी हो। हालांकि लगातार छापेमारी के बावजूद अभी तक शहर में
कहीं भी नकली मावे बरामद नहीं हो पाए हैं। लोगों का आरोप है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई सिर्फ छोटे दुकानदारों और कारोबारियों पर ही हो रही है। इनका तो हर त्योहार पर होता है छापेमारी करना, लेकिन छापेमारी सिर्फ इनकी एक सीमित सीमा होती है कि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको परेशान करने का काम कार्यवाही करती है। इसके अलावा जो मिलावटखोरों का धंधा है इस पर कभी भी कोई अंकुश नहीं लगा। त्योहार के मौके पर किस तरह हर शहर में मिलावटी मिठाई तैयार हो रही है उसका सबूत है ये तस्वीरें। गोंडा में बस स्टॉप के पास से लगभग 1.5 क्विंटल नकली मावा जब्त किया गया। ये नकली मावा गोंडा के पड़ोसी जिलों से लाया गया था। इसे शहर की दुकानों पर भेजने की तैयारी थी। खाद्य विभाग की टीम अब ये पता लगा रही है नकली मावा बनाने वाला कौन है। लगभग 1.5 किलोमीटर हुआ एक स्थान पर रखा हुआ पाया गया, शायद किसी के लिए था। मौके पर टीम ने काफी तरह इंतजार किया, कोई व्यक्ति इसको क्लेम करने नहीं आया, तो पूरे खोए को प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत होने पर सीज करके जब्त करके रखा गया। अगर कोई व्यक्ति इसको क्लेम करता है तो नमूना लेके आगे की कार्रवाई के बाद। इसी तरह गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम को खबर लगी कि बाहर से नकली मावे की खेप आने वाली है। शहर के रेलवे और बस स्टेशन के आसपास जांच शुरू हुई तो करीब 2 क्विंटल सड़ा हुआ मावा बरामद हुआ, जिसे अलग अलग टोकरियों में रख कर लाया जा रहा था। मिलावटी मावा और उससे बनी मिठाई कई बीमारियों की वजह बन सकती है। इसके बावजूद मिलावटखोरों पर लगाम लगाने में सरकार और प्रशासन नाकाम नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल मिलावट के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। जैसे 2018-19 में यहां कुल 22,583 सैंपल्स में से 11,817 में मिलावट पाई गई, यानी 52%। 2019-20 में 59% नमूनों में मिलावट थी। 2020-21 में ये बढ़कर 61% पर पहुंच गया। यानी ये मानिए कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा मिलावटी है। और मिलावट के इस खेल में यूपी अगर आगे है तो दूसरे राज्य भी पीछे नहीं। ये तस्वीरें देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली से पहले करीब 2 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया। ये मावा एक मिल्क वैन में भरकर दुकानों में सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। इसी तरह नकली मावा बनाने के लिए मिलावटखोर स्टार्च, आयोडीन और केमिकल का इस्तेमाल तक करते हैं। रुड़की में मिलावट की जांच के लिए चल रहे अभियान के दौरान कई जगहों पर संदिग्ध मावा बरामद किया गया। मध्य प्रदेश में भी होली के मौके पर मिलावट का कारोबार जोरों पर है। यहाँ शहर के बस स्टैंड के पास से 600 किलो मावा जब्त किया गया। ये सारा मिलावटी मावा यूपी के ललितपुर से यहाँ लाया गया था। इसके अलावा एक व्यापारी के गोदाम में से 10 क्विंटल नकली मावा और मिल्क केक बरामद किया गया। आगे भी इसमें जांच की जा रही है कि इसमें कौन कौन इसका मावा लेने वाला है, कौन कौन भेजने वाला है, और इसके सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। यदि कोई मावा लेने के लिए नहीं आता है तो इस मावे को नष्ट करा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ही भिंड और मुरैना में भी मिलावटखोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पर सवाल ये कि जब हर बार त्योहारों के वक्त की जाने वाली छापेमारी में सैकड़ों क्विंटल मिलावटी सामान पकड़ा जाता है, उसके बाद भी मिलावटखोरों पर शिकंजा क्यों नहीं कस पाता? जाहिर तौर पर इसके लिए वो सिस्टम जिम्मेदार है जिसकी शह पर ही ये काला कारोबार चलता है। खाने के किसी भी सामान में मिलावट का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है, लेकिन अब तक हम एक ऐसा सिस्टम बनाने में नाकाम रहे जहां कोई भी मिलावटी चीज लोगों के किचन तक ना पहुंच पाए। बहरहाल अब आपको दिखाते हैं असली नकली मावे का फर्क। छापेमारी में पकड़े गए मावे के सैंपल जांच के लिए जब भेजे जाते हैं, उन्हें किस तरह से टेस्ट किया जाता है, आप देखिए निवेदिता शांडिल्य की रिपोर्ट। फूड सेफ्टी ऑन व्हील जिस ट्रक में अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पे
टेस्टिंग होती है कि जो खोया आ रहा है मार्केट में, सैंपल लेकर के चेक किया जाता है कि क्या ये शुद्ध है या फिर इसमें मिलावट है। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये लैब टेक्नीशियंस जो हैं ये यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि कौन से सैंपल्स असली हैं, कौन से नकली हैं। तो हमारे साथ निहारिका जी हैं और विनोद जी हैं, तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये टेस्ट होता है। मैम, मैं खोए का टेस्ट कर रही हूँ। खोए में हम यहाँ पे 4-5 जो बेसिक एडल्ट्रेंट्स इसमें पाए जाते हैं उनके टेस्ट करेंगे। कॉलरीमेट्रिक टेस्ट है, सिर्फ कलर चेंज से पता चल जाएगा कि इसमें मिलावट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं टेस्ट ट्यूब में सैंपल लूंगी। मैं सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट कर रही हूँ, स्टार्च देखने के लिए कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है। तो इसको हम हीट करेंगे। देखिए, इसको हम हीट करते हैं ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो अच्छे से प्रोसीड हो पाए और इससे इसमें अच्छा सा कलर डेवलप हो पाए। इसलिए जब ये हीट हो जाता है तो फिर इसके बाद हम इसको कूल करेंगे और फिर हम इसमें आयोडीन रिएजेंट डालेंगे, जिससे कि इसमें अगर मिलावट होगी तो कलर डेवलप हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब बहुत लाइट कलर चेंज हुआ है। अगर इसमें स्टार्च एक्चुअली प्रेजेंट होता तो ये ब्लू कलर का हो जाता, लेकिन इसमें वैसा कोई कलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मतलब इसमें स्टार्च भी नहीं मिलाया है। बेसिकली अगर कोई सैंपल जो है वो नकली होता है या शुद्ध होता है तो मेन किस तरह के बदलाव आते हैं मैम टेस्ट करने पे? जैसे अगर हम आयोडीन वाला जो हमने स्टार्च के लिए टेस्ट करा वो सैंपल वॉयलेट कलर का हो जाता, तो अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता तो मतलब उसके अंदर स्टार्च मिलाया गया है। रिसोर्सिनॉल जैसे हमने शुगर के लिए डाला, तो अगर वो रेड कलर का हो जाता है तो उसमें चीनी मिलाई गई है ऊपर से। यूरिया की प्रेजेंस चेक करने के लिए जैसे हमने रिएजेंट डाला डीए में भी, तो वो येलो कलर का हो जाता, लेकिन ऐसी कोई कलर डेवलपमेंट नहीं हुई है इनमें, तो इस वजह से हम इन सैंपल को पास कंसीडर करेंगे। तो आपने देखा असली नकली मावे की पहचान का लैब टेस्ट, लेकिन अगर आप घर पर ही जांच करना चाहते हैं उसका क्या तरीका हो सकता है? इसके लिए कुछ प्रचलित नुस्खे हैं, जैसे मावे में चीनी मिलाकर गर्म करने पर अगर वो पानी छोड़े तो मावा मिलावटी हो सकता है। नकली मावा हाथ पर रगड़ने पर बदबू आएगी। यही नहीं, मिलावटी मावा पानी में मिलाने में टूटकर अलग हो जाता है। खाने पर अगर मावा दानेदार लगे तो भी मिलावटी हो सकता है। ये कुछ प्रचलित नुस्खे हैं जिनका आप ख्याल रखें। मैं अखिलेश आनंद हूं। कहते हैं तैयारी में ही जीत की ताकत होती है। ऐसे में रूस जो कुछ यूक्रेन के साथ कर रहा है, चीन भारत के साथ ना कर सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारी सैनिक ताकत इतनी जरूर रहे कि चीन 1962 वाली हरकत दोबारा करने से पहले लाख बार सोचे। आज के दिन भी सीमा पर चीन के साथ हमारा तनाव जारी है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के सैनिक खर्च में कटौती की जा रही है। आखिर क्यों? ये सवाल हम नहीं बल्कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने खड़े किए हैं और संसद में पेश किया। जानकारी हैरान करने वाली है और देश की सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े करने वाली। आप देखिए इसी पर घंटी बजाओ स्पेशल। देश की सैनिक तैयारियों के साथ जो हो रहा है उसे बताने के लिए हम आपको एक फिल्म का ये हिस्सा दिखाते हैं। मिशन कंट्रोल वेटिंग फॉर कमांड। दिस इज राकेश धवन, मिशन कंट्रोल इनिशिएटिंग कमांड फॉर लॉन्च। जल्दी 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 पंडित जी। ये फिल्म इसरो के मिशन मार्स को लेकर बनी थी, लेकिन इसका संदर्भ देश की सेना की स्थिति से भी आज की तारीख में जुड़ता दिखाई देता है। I'm sorry, समझा नहीं सर। गवर्नमेंट बहुत ही खुश है कि हम लोग ये मार्स मिशन कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं देंगे। इसरो को मार्स मिशन के लिए खर्च करने का अलग से बजट नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मार्स मिशन पूरा हुआ। कैसे? ये देखिए। What are you guys doing? Gas is off. पूरी जोन। तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते। तेल थोड़ा ठंडा हुआ फिर से गैस ऑन कर, बहुत गैस बचाते हैं। सारे हिंदुस्तान में ऐसे ही होता है। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। What? इस देसी जुगाड़ से भारत ने वो कर दिखाया जो अरबों डॉलर खर्च करके चीन अब तक नहीं कर पाया।
सैटेलाइट यहाँ पेरिजी पे आएगा तो स्पीड इतनी होगी कि एक फाइनल स्ट्रॉन्ग फायरिंग के फोर्स से वो अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा तेजी से, लाइक अ स्लिंग शॉट। ग्रेविटेशनल फोर्स को ही यूज करेंगे टू बीट ग्रेविटी। जिस तरह की चुनौतियां देश की स्पेस एजेंसी इसरो के सामने खड़ी हुई हैं, ठीक वैसी ही चुनौतियां देश की सेना की तीनों अंगों के सामने खड़ी हैं। वो भी तब जब भारत 2.5 मोर्चों पर यानी कि चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद के साथ दो चार कर रहा है। और ये हकीकत बयां की है खुद देश की संसदीय रक्षा समिति की ताजा रिपोर्ट ने। और इस रिपोर्ट को पेश किया है बीजेपी के सांसद जवाल ओराम की अध्यक्षता वाली समिति ने। इस समिति में राहुल गांधी और शरद पवार जैसे बड़े विपक्षी नेताओं के साथ मिलाकर कुल 30 सदस्य हैं। इस वित्त वर्ष में देश की तीनों रक्षा सेवाओं ने जितने की मांग की थी और बजट के जरिए जितना उन्हें दिया गया वो फर्क बेहद बड़ा है। इस अंतर का जिक्र करते हुए समिति ने सिफारिश की रक्षा मंत्रालय को आने वाले सालों में राशि में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। लोकसभा में पेश रिपोर्ट में कमेटी ने कहा प्रावधान 2,15,995 करोड़ रुपए, आवंटन 1,52,369 करोड़ रुपए। अगर आपको पैसे में कटौती हो जाएगी तो आपके पास में नए हथियारों की आपूर्ति नहीं होगी, नए हथियारों की आपूर्ति नहीं होगी तो आप जो तरतीब बनाते हैं उसके अंदर कमियां रहेंगी, खामियां रहेंगी और उसको पूरा करने के लिए आपको अपनी जान और जीवन को जोखिम में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत अहम है कि बजट जो है वो प्रॉपरली एलोकेट किया जाए। डिफेंस बजट में कटौती का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं वो कैंची चलेगी, या तो तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, तनख्वाहें पूरी मिल नहीं पाएंगी, या जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होता है और आर्म्स एंड एम्युनिशन होता है उसमें कमी आएगी। कहीं भी ये कटौती की जाती है तो भारत की रक्षा क्षेत्र में तैयारियों पर सीधा सीधा उसका असर पड़ेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव कम होने का कोई इशारा नहीं। उसी वक्त भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया के दूसरे देशों की तर्ज पर मॉडर्नाइज करने की बात भी कही जा रही है। स्वर्गीय विपिन रावत को सीडीएस बनाकर सेना के आधुनिक थिएटर कमांड बनाने का काम भी शुरू किया गया, लेकिन धरातल पर हकीकत क्या है ये बजट बता रहा है। आधुनिकीकरण के लिए 2022-2023 के लिए दिए जाने वाले बजट में लगभग 63,000 करोड़ रुपए कम मिले हैं। इस पर संसदीय समिति ने चिंता व्यक्त की है। सेना को केवल 32,115 करोड़ रुपए मिले हैं। उसने 46,844 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। वायुसेना को 85,323 करोड़ रुपए की बजाय 56,852 करोड़ रुपए मिले। नौसेना को 67,623 करोड़ रुपए की बजाय 47,591 करोड़ रुपए मिले हैं। आधुनिकीकरण को छोड़ भी दें तो बजट में वेतन और डे टू डे की ऑपरेशन लागत के लिए भी इसी तरह की कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर रक्षा सेवाओं के लिए 4.87 लाख करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 3.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सेना के साथ हो रहे व्यवहार और बजट में कमी जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के मद्देनजर बजट में कमी जैसी स्थिति देश की रक्षा तैयारियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बजट में कमी होती है तो सेना की योजनाओं और उसकी जरूरी गतिविधियों का खर्च नए सिरे से तय किया जाता है, जो ऑपरेशन की तैयारियों से समझौता कर सकता है और ऐसी स्थिति देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। कारगिल की लड़ाई के बाद में ये निर्णय लिया गया या ये विचार बना कि अपना जो तोपखाना है वो 155 mm का होना चाहिए, लेकिन तब से लेकर और आज तक वो 155 mm का तोपखाना नहीं बन पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, बजट एलोकेट नहीं हो पा रहा है। और इसका फर्क कैसे पड़ता है प्लानिंग के ऊपर। अगर आपके पास 155 mm की तोपें होंगी तो गोला 30 किलोमीटर तक जाएगा, अगर नहीं होंगी तो गोला 20 किलोमीटर तक जाएगा, 18 किलोमीटर तक जाएगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी गन पोजीशन दुश्मन के काफ़ी नज़दीक ले जानी पड़ेंगी, जिसमें आपके खुद के ऊपर हमला होना बहुत संभावित है। तो इस तरीके से मनोबल पे भी फ़र्क पड़ा, आपकी प्लानिंग में भी फ़र्क पड़ा, और वो किस लिए पड़ा कि आपको सही समय पर सही बजट एलोकेट नहीं हुआ।
देश की सेना को आधुनिक मशीनों, हथियारों और जेट्स की जरूरत है, जो युद्ध के परिणाम को हमारे पक्ष में झुकाने और हमारे देश की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी जिस तरह भारत रूसी हथियारों के अलावा दूसरे देशों के हथियारों को खरीदने का प्लान बना रहा है और राफेल खरीदकर उस दिशा में बढ़ भी रहा है, ऐसे में रक्षा खर्च बढ़ना लाजमी भी है और जरूरी भी है। संसदीय समिति ने इसी के मद्देनजर कहा है कि वित्त मंत्रालय को आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों के लिए बजट आवंटित करते समय कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। साथ ही जरूरी सैन्य संपत्तियों की खरीद के लिए नॉन लैप्सेबल डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड और डिफेंस रिन्यूअल फंड को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नॉन रिलैप्सेबल फंड का मतलब यह है कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो जो फंड्स आपसे खर्च नहीं हुए इस साल, वो आप अगले साल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फालतू का समय जो बर्बाद होता है ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म में, वो बर्बाद नहीं होगा और आपकी सेनाओं की जो मॉडर्नाइजेशन है वो सही तरीके से सही समय पर हो पाएगी। देश और विदेश में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशों को लेकर मोदी सरकार की सराहना की जा रही है, लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए रिसर्च और तकनीकी ताकत बढ़ाने की जरूरत भी होती है। भारत स्वदेशी स्तर पर तैयार सैन्य उपकरणों के अधिक से अधिक उत्पादन और निर्यात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राह में बजट का रोड़ा है। बजट ही नहीं होगा तो काम होगा कैसे, और असल में भारत आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? आत्मनिर्भरता के मामले में हो रही कोशिशों की भारत के मित्र देश सराहना भी करते हैं और बढ़ावा भी देते हैं। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की 3 बैटरी देने का 2800 करोड़ रुपए का सौदा हासिल किया। भारत को अपनी ताकत सिर्फ अपने लिए बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर अपने पड़ोसी देशों की सुरक्षा को तय करने की जिम्मेदारी भी है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे हमारे पड़ोसी हमारी ही तरह चीन से तनाव के शिकार हैं, और आज नहीं तो कल उन्हें भी भारत के साथ की जरूरत पड़ने वाली है। सिर्फ ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की बात नहीं है, पूरा आसियान आपकी तरफ देखता है, आशावादी नजरों से देख रहा है कि आप चाइना के खिलाफ उनको बचाएंगे, इसीलिए तो आप क्वाड में शामिल हुए। तो आपसे बहुतों की उम्मीदें हैं, और ये उम्मीदें खरी तभी उतरेंगी जब आपकी फौजें जो हैं मॉडर्न होंगी और चाइना की फौजों का मुकाबला करने के लिए तैयार होंगी। डिफेंस के बजट की एलोकेशन, मुझे लग रहा है सरकार कभी भी उसमें कटौती अफोर्ड नहीं कर सकती है। अगर उसमें कटौती होती है तो हमारी तैयारियां, हमारी अपने आप को डिफेंड करने की क्षमता, हमारी अटैक करने की क्षमता, इन सब चीजों पर सीधा सीधा इसका असर होता है। तो डिफेंस देश की उतनी ही जरूरत है जितना एक शरीर को खाने पीने की जरूरत है। चीन के मौजूदा तनाव की स्थिति को देखते हुए सशस्त्र बलों को जरूरत के मुताबिक बजटीय आवंटन सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। तीनों सशस्त्र बलों की वित्तीय मांग और बजटीय आवंटन में अंतर न रखते हुए बजट में किसी तरह की कटौती नहीं करनी चाहिए। जहां तक जरूरत हो दूसरे मद के पैसे भी सेना को मजबूत बनाने के लिए खर्च किए जाएं, क्योंकि सेना मजबूत तभी देश महफूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।